Hello student, today we will talk about the type of load in strength of material. First we look normal load. Normal load is another meaning of axial load. Axial load is load that is perpendicular to the supporting material. Supporting material is such the manner that just look that figure, and if this plane is x, then the applied load just perpendicular to that plane of x-axis, that is called normal load or axial load. Axial load or normal load may be two types: tension load या tensile load or compression या compressive load. So let me look here. Load is perpendicular to the supporting material is called normal load. Normal load, that is two types: tension load. Tension load at the end of the material are pulled apart to make a material longer. The tendency of the tension load is such the way that it tends to pull off the material, so the material going longer or extension exist in material. तो टेंशन लोड जो होता है उसमें मटेरियल को पुल किया जाता है। जब पुल किया जाता है मटेरियल को, तो उस केस में जो है उससे मटेरियल पे जो है हमारा टेंसाइल लोड लगता है पुल करने के केस में। और पुल करते हैं जब, तो मटेरियल जो होता है वो हमारा खिंचता है या एक्सटेंशन उसमें होता है। तो जो एक्सटेंशन होगा और उस एक्सटेंशन के रिस्पॉन्सिबल में जो लोड होगा उस लोड को हम बोलेंगे टेंशन लोड या टेंसाइल लोड। और सेकेंड थिंग है कंप्रेसिव लोड या कंप्रेशन लोड। तो एज ए एंड ऑफ द मटेरियल आर पुश्ड इन टू मेक द मटेरियल स्मॉलर, द लोड इज कॉल्ड अ कंप्रेशन लोड। कंप्रेशन लोड वो लोड होता है जो किसी मटेरियल को पुश किया जाए, तो वो जो लोड होगा वो कंप्रेसिव लोड या कंप्रेशन लोड होगा। और ये जो मटेरियल हमारा होगा, ये मटेरियल अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगा है इसमें, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो है वो मटेरियल पहले से कुछ ज़्यादा स्मॉलर होगा। अगर लेटरल डायरेक्शन में लग रहा है, अब आप देखोगे कि लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल कौन होगा। अब अगर इसको आप लॉन्गिट्यूडनल लेते हैं इस एक्सिस को, तो ये एक्सिस लेटरल। तो लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल दो एक्सिस होते हैं, दो डायरेक्शन होते हैं। तो अगर किसी भी डायरेक्शन में जो है अगर पुश किया जाता है, तो उस डायरेक्शन में कंप्रेसिव लोड आता है। उस डायरेक्शन में जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मींस कि वहाँ पे मटेरियल का लेंथ जो होगा ओरिजिनल लेंथ से छोटा होते लगता है। एक चीज़ स्टूडेंट और देखने वाली बात है जो मैं अलग से आपको इसमें बता देता हूँ। जब आप देखोगे पहले केस में, जब एक कोई मटेरियल होता है, मानिए ये मटेरियल है, इस पर जब हम टेंशन देते हैं एक्स एक्सिस पे टेंशन दे रहे हैं, तो एक्सटेंशन इसमें आएगा। अगर ये पहले एल था, तो अब जो है इसमें जो एक्सटेंशन आया होगा वो डेल्टा एल का एक्सटेंशन आ गया होगा। लेकिन साथ साथ अगर हम इसके 3D व्यू को भी देखते हैं, तो 3D व्यू में अगर हम देखें तो ये अगर क्वाड बढ़ रहा था, तो इसके साथ साथ दो डायरेक्शन और इसके होंगे, एक डायरेक्शन वाई और एक डायरेक्शन इधर आएगा जेड। तो ये जो डायरेक्शन हमारा होगा, ये जो डायरेक्शन जेड डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन, ये अगर ये टेंसाइल में है, तो ऑटोमेटिक ये जेड डायरेक्शन जो होगा कंप्रेसिव में और वाई डायरेक्शन भी कंप्रेसिव में। मीन्स व्हाट कि अगर एक्सटेंशन हो रहा है किसी एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्सटेंशन होगा उसे आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलोगे, और जिस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा उसे आप, जिस डायरेक्शन में कंप्रेशन होगा उसे आप लेटरल डायरेक्शन बोलोगे। तो लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हम इस हिसाब से भी दोनों को डिफाइन कर सकते हैं।
तो आप देखोगे टेंशन जो जोन है, टेंशन जो लोड है, वो कंप्रेशन लोड का अपोजिट होता है। टेंशन और कंप्रेशन में एक डिफरेंस बेसिक यही है कि टेंसाइल लोड में लेंथ जो होता है वो एक्सटेंड होता है, बढ़ता है, एक्सटेंशन होता है, और कंप्रेशन लोड में कॉन्ट्रैक्शन होता है या तो घटता है। अब हम एक और स्लाइड को देखते हैं। ये आपका था नॉर्मल लोड जो दो तरह का था। पहला था आपका टेंसाइल लोड एंड सेकेंड लोड था आपका कंप्रेसिव लोड। अब आते हैं आप शियर लोड, क्लासिफिकेशन लोड ऑन मटेरियल। तो इसमें शियर लोड आप देखोगे तो शियर लोड को भी टेंजेंशियल लोड बोला जाता है, टेंजेंशियल लोड। अब अगर लोड दो अलग अलग डायरेक्शन में दो अलग अलग प्लेन पे लग रहा है, एक प्लेन पे इधर लग तो रहा ये नॉर्मली, इससे नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर ही, लेकिन ये दोनों लोड का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये एक प्लेन में नहीं है। तो जब दो लाइन ऑफ एक्शन एक प्लेन में नहीं है तो यहाँ पे वियर एंड टीयर की प्रोबेबिलिटी इसमें होने स्टार्ट हो जाएगी। इसकी टेंडेंसी हो जाएगी वियर एंड टीयर की टेंडेंसी जो होगी वो यहाँ से होगी, इस प्लेन से ये इस साइड को चला जाएगा और ये इस साइड को चला जाएगा। तो ये प्लेन और इस प्लेन के बीच में हमारा शियर फोर्स या शियर लोड काम कर रहा है, जो इस दोनों प्लेन को अलग अलग कर देगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक कार्गो जो होता है, ये कार्गो हमारा है, और ये प्रेशर जब एग्जैक्ट होता है इसमें, तो जो होता है इसमें वियर एंड टियर यहाँ पे होने लगता है। जैसे यहाँ पे जब एक कार्गो होता है, कार्गो पे जब कोई सामान लदे होते हैं तो सामान या फिर जो भी चीज़ें लदी होती हैं वो इस पे डाउनवर्ड फोर्स डालती हैं इसके बेस पे, और नीचे से इक्वल एंड अपोजिट इसमें अपवर्ड फोर्स पड़ता है जो वाटर का फोर्स होता है, या कह सकते हैं रिएक्शन होता है, वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आने लगता है। तो इक्वल एंड अपोजिट जो होता है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन जो होता है अलग अलग भी हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे अगर कोई फोर्स है तो यहाँ पे एक फोर्स है, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है होना, जैसा कि यहाँ पे यहाँ देख पा रहे हो, ये अलग अलग टूट गया। तो वियर एंड टियर हो जाता है शियर फोर्स की वजह से। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ लोड में एक नॉर्मल लोड एक हो गया आपका शियर लोड। अब अगर क्लासिफिकेशन फर्दर इसको हम और एक्सपेंड करते हैं, क्लासिफिकेशन लोड्स ऑन मटेरियल, तो एक होता है टॉर्जनल लोड। टॉर्जनल लोड जो होता है वो एंगुलर डिस्टॉर्शन होता है या ट्विस्ट बोलते हैं उसको। किसी कंपोनेंट में एंगुलर डिस्टॉर्शन होने लगे, जैसे कोई एक शाफ्ट था हमारा, शाफ्ट ये था ये कोई शाफ्ट था, और शाफ्ट जो है ऐसे था हमारा। अगर शाफ्ट को हम रोटेट, ये मान लो इसका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो इसमें जो है ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट जो आया हमारा, तो ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से शाफ्ट जो है रोटेट करेगा, तो ये थीटा एंगल कहीं से आकर अभी हो जाएगा फाई एंगल, और ये रोटेट यहाँ से भी होता है। तो इसका अगर हम ग्राफ को देखें तो यहाँ पहले कोई पी था, तो ये एंगुलर रोटेशन जब इसमें हुआ तो ये पी डैश पे पहुँच गया, और इसमें थीटा डिग्री इसमें डिस्टॉर्ट हो गया। तो एंगुलर डिस्टॉर्शन जो होता है इसमें, तो एंगुलर डिस्टॉर्शन जो रिस्पॉन्सिबल जो लोड होता है उसको हम बोलते हैं सिंपली टॉर्जनल लोड। तो एंगुलर डिस्टॉर्शन ऑफ द कंपोनेंट सच एज शाफ्ट व्हेन अ मोमेंट इज अप्लाइड। तो मोमेंट जो एंगुलर डिस्टॉर्शन में होता है वो तो ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मतलब मरोड़,
जब उसको मरोड़ा जाए। एक होता है थर्मल लोड। थर्मल लोड क्या होगा, जैसे आपको थर्मल स्ट्रेस के बारे में स्टूडेंट हमने बताया था। थर्मल लोड होता है डिस्टॉर्शन कास्ट बी हीटेड आर कूलिंग अ मटेरियल। अगर किसी मटेरियल में डिस्टॉर्शन लाना है, डिस्टॉर्शन मीन्स की चेंज ऑफ शेप में चेंज करना है। परमानेंट भी हो सकता है शेप में चेंज, और पार्शियल भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है उसके इलास्टिक बिहेवियर पे। तो अगर जो है किसी भी मटेरियल में डिस्टॉर्शन लानी है, तो डिस्टॉर्ट करने के लिए उसे हम एक तरीका है कि उस पर लोड अप्लाई करें। तो अभी देखा आपने, नॉर्मल लोड अप्लाई कर सकते हो आप, शियर लोड अप्लाई कर सकते हो, टॉर्जनल लोड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है उस थर्मल लोड भी अप्लाई कर सकते हो। थर्मल लोड पे किसी लोड के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसको कह सकते हैं कि अगर इसको हीट करें या कूल करें तो उसमें भी उसके बीच के पार्टिकल्स के बीच भी एक्सट्रैक्शन और डिस्टॉर्शन होने लगता है, तो उसको जो होता है वो उसकी वजह से होता है थर्मल लोड, उसको बोलते हैं। तो नॉर्मल लोड इज क्रिएटेड व्हेन द मटेरियल इज कांस्टेंट इन एनी डायरेक्शन इन द प्लेन दैट इज कांस्टेंट। मीन्स नॉर्मल लोड क्रिएट किया जाए और मटेरियल कांस्टेंट था सारे डायरेक्शन में, और प्लेन भी उसका कांस्टेंट था। मतलब कि अगर ये कोई प्लेन था ए बी सी डी, अब इसको मान लीजिए ये 30 डिग्री टेम्परेचर पे था, अब इसको हमने फर्दर और बढ़ा दिया 10 डिग्री। तो हमने जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो ये जो है यहाँ इतना शेप में इसके चेंज हो गया। जब बी जो था, इससे आ जाता हूँ, जब बी जो था ये बी डैश हो गया, सी जो था सी डैश हो गया, और ये डेल्टा एल बढ़ गया। तो इसको हम, जैसे आपने रेलवे की पटरी का भी एग्जाम्पल देखा है, तो उस पर की वजह से भी कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंशन हो जाता है, तो वो आपके थर्मल लोड के अंदर आता है। अब हम देखेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो लोड के मेजरमेंट के लिए इन ऑर्डर टू कंपेयर अ मटेरियल को अगर हमको कंपेयर करना है तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझना होगा, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी वाइटल पैरामीटर है किसी मटेरियल। तो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस सिंपली कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल अगेंस्ट द एक्सटर्नल अप्लाइड लोडिंग। जैसा कि लोड पर यूनिट एरिया भी होता है स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस का जो प्रोड्यूस स्ट्रेस होता है और लोड होता है इंड्यूज। लोड की वजह से जो एक इंड्यूज होता है, लोड की वजह से उसको प्रेशर बोलते हैं, और स्ट्रेस जो होता है वो होता है इंड्यूज, और वो तभी इंड्यूज होगा जब उस कोई एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे न्यूटन सेकेंड रूल कहता है। तो लोड जो होता है, स्ट्रेस जो होता है, वो लोड पर यूनिट एरिया भी होता है, या तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल अगेंस्ट द एक्सटर्नल लोडिंग। तो सिग्मा जो होता है, स्ट्रेस को सिग्मा से हम डिनोट करते हैं, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है एफ बाई ए आर पी बाई ए, वेयर पी आर एफ इज लोड अप्लाइड इन पाउंड, या कह सकते हो लोड अप्लाइड इन न्यूटन, एंड एरिया जो होगा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया इन इंच का स्क्वायर कर लो। लेकिन जनरली हम जब कैलकुलेशन करते हैं, हम जो हमारे जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में है, ये तो प्रैक्टिकल में लिया जाता है इंच, जब आप साइट पे और जगह जाओगे तो पाउंड और इंच में लेंगे, लेकिन वैसे लिया जाता है पी की वैल्यू न्यूटन में, और एरिया जो होगा वो होगा mm स्क्वायर में।
ये जो है आपका प्रैक्टिकल वैल्यू है और ये आपका थ्योरेटिकल यहाँ पे पैरामीटर है, जो थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं जिसको आप लोगे। और तो स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आप जानो कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 मेगा पास्कल। मीन्स 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल में 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो देखो, अगर कोई एक 3D व्यू में एक हमारे पास मटेरियल है जिस पे कोई लोड अप्लाई हो रहा है एफ अगर न्यूटन में अप्लाई हो रहा है, एफ न्यूटन मानिए अप्लाई हो रहा है यहाँ, और एरिया इसका mm स्क्वायर में है, तो आप देखोगे कि जो इस पे स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस भी जो हमारा होगा स्ट्रेस इसमें, वो स्ट्रेस आएगा आपका 1 मेगा पास्कल। जैसे कि आप यहाँ देख लोगे कि यहाँ पे जो होगा स्ट्रेस सिग्मा की वैल्यू वो होगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी तरह स्ट्रेस, अब देखेंगे स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस तो आप देख लिए, स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल अगेंस्ट द एक्सटर्नल लोडिंग। अब स्ट्रेन देखते हैं। स्ट्रेन इज सिंपली कॉल्ड द इलैंगेशन ड्यू टू स्ट्रेस, या इलैंगेशन ड्यू टू अप्लाइड लोड, या चेंज इन शेप ड्यू टू अप्लाइड लोड इट्स कॉल्ड स्ट्रेन। अब चेंज इन शेप का जो रेशियो या जो प्रोपोर्शन में जिसको हम डिनोट करते हैं, तो जो प्रोपोर्शन होगा वो होगा द रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ द मटेरियल, या इलोंगेशन होगा या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। वो डिपेंड करता है कि लोड अप्लाई हुआ है वो टेंसाइल नेचर का है या कंप्रेसिव नेचर का है। अगर टेंसाइल नेचर का है तो जो स्ट्रेस आएगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, और जो उसमें स्ट्रेन आएगा वो आपका टेंसाइल स्ट्रेन होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेन के केस में जो लेटरल डायरेक्शन में होता है उसमें एक्सटेंशन होता है, एक्सपेंड करता है लेटरल डायरेक्शन, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और अब देखोगे आप तो होता है रेशियो ऑफ इलोंगेशन और कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बीम या मटेरियल। तो स्ट्रेन जो होगा ये होता है यूनिट डिफॉर्मेशन। तो अगर ये फिगर में आप देखो कि अगर ये टोटल आपका L था, टोटल यहाँ पे जो डार्क स्पॉट है इसके, वो अगर मानिए कि यहाँ से यहाँ तक उसका ओरिजिनल लेंथ था L नॉट या L। उसके बाद हम जब इसको हम फर्दर इस पर लोड अप्लाई किए थे, तो लोड अप्लाई करने से ये E एक्सपेंड हो गया। तो डेल्टा L भी बोल सकते थे आप, E भी बोल सकते हैं, L नॉट भी बोल सकते हैं। तो जो रेशियो होगा वो होगा एप्साइलन। एप्साइलन मीन्स स्ट्रेन, स्ट्रेन के एक E से भी स्ट्रेन को करते हैं डिनोट, और तो इसको लिख सकते हो एप्साइलन इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L, डेल्टा L बाई L। अब जो होगा एलोंगेशन में होगा, फिट में तो प्रैक्टिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू हम हमेशा लेते हैं इसको mm में या मीटर में। तो अगर mm में लोगे और अनलोडेड ओरिजिनल लेंथ जो था इसका वो भी mm में था या मीटर में था, तो mm से mm कट गया, तो ये होता है यूनिटलेस। तो ये तुम्हारा स्ट्रेन जो होता है वो यूनिटलेस प्रॉपर्टी है। स्ट्रेन एक प्रोपोर्शन किसका है? चेंज इन लेंथ या इलोंगेशन ऑफ द मटेरियल।
या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मटेरियल टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मटेरियल। और इलोंगेशन अगर आपको निकालना है और आपके पास इनिशियल जो लेंथ था या अनलोडेड लेंथ भी इसको बोल सकते हैं, अनलोडेड लेंथ इसलिए बोलेंगे लोड अप्लाई करने से पहले जो उसका ओरिजिनल लेंथ था किसी मटेरियल का वो हमारा अनलोडेड लेंथ या ओरिजिनल लेंथ हो गया। फर्दर हमने जब लोड अप्लाई करा था तो उसमें जो अब लोडेड लेंथ हुआ तो लोडेड लेंथ के केस में या तो अगर टेंसाइल लोड रहा होगा तो हमारा बढ़ गया होगा लेंथ, या अगर कंप्रेसिव लोड रहा होगा तो लेंथ घट गया होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन या इलोंगेशन के केस में जो हमारा फर्दर लोड नया लेंथ हो गया उस नए लेंथ को हम बोलेंगे फाइनल लेंथ। तो फाइनल लेंथ, तो अगर हमको इलोंगेशन पता करना हो तो फाइनल लेंथ में से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे ओरिजिनल लेंथ, तो हमें पता चल जाएगा कि उस मटेरियल में फर्दर क्या चेंजिंग आई है लेंथ में, क्या वो मटेरियल का लेंथ पहले से ज़्यादा हुआ है या पहले से कम हुआ है। तो इलोंगेशन तो हम फाइनल माइनस इनिशियल के से हम इलोंगेशन निकाल सकते हैं, और इलोंगेशन अपान इनिशियल लेंथ के रेशियो को ही हम बोलते हैं स्ट्रेन। अब आप आ जाएंगे आगे, टेंशन एंड कंप्रेशन के लिए एक है बेल्डविन हाइड्रोलिक मशीन, क्योंकि हमारे यहाँ यही है CTM मशीन, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। इसका जो आप लैब में कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में आप ब्रेक के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं इस मशीन से। किसी मटेरियल को जब कंप्रेसिव टेस्ट या टेंसाइल टेस्ट किया जाता है तो कंप्रेसिव टेस्ट के केस में किसी स्पेसिमेन को लेके आप सिंपली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता लग सकते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उस मटेरियल का जो होता है वो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। और कंप्रेसिव स्ट्रेस ये मशीन एक्चुअली में बताएगी आपको, जो इक्विपमेंट लगा है ये आपको लोड के बारे में बताएगी कि पर यूनिट सरफेस एरिया में इतना लोड अप्लाई हुआ है। उस लोड के बाद आप उसके सरफेस एरिया में डिवाइड करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, वो आपको फर्दर पता लग जाता है। अब हम देखेंगे आगे हम देखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम पहले हम समझेंगे कि क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेस डायग्राम गिव्स अस द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल एंड मटेरियल प्रॉपर्टी। ये जो होता है मटेरियल का बिहेवियर कि मटेरियल में कितने स्ट्रेस की वजह से, मैंने बताया कि स्ट्रेस अप्लाई जब करते हैं तो एक्सटेंशन होता है, मतलब स्ट्रेन आता है। तो अगर कितना स्ट्रेस अप्लाई किए कि कितना स्ट्रेन हो गया उसमें, तो वो जो है उसकी प्रॉपर्टी, उसकी टेंडेंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पता लगता है मटेरियल का। और जो होता है अलग अलग मटेरियल जो होता है, ईच मटेरियल प्रोड्यूस ए डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम होता है। हम एक एक करके अभी समझेंगे आगे। ये आपका है माइल्ड स्टील का स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम, माइल्ड स्टील का है। जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, एवरेज ये है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इस स्ट्रेस और स्ट्रेस डायग्राम को आप समझने के लिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम को आपको सबसे पहले ये देखना होगा। आप इसमें देखिए कि सबसे पहले जो हमारा वाई एक्सिस देख पा रहे होंगे, जो वाई एक्सिस है वो हमारा है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेस को। स्ट्रेस की यूनिट जो आप रखोगे यहाँ पे वो आप रख लीजिए न्यूटन पर mm², मतलब फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद जो है एक्स एक्सिस जो अपना है वो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन को, एप्सिलॉन या ई को। ये होता है डेल्टा एल
अपान एल, डेल्टा एल अपान एल। तो ये है आपका ई और एप्सिलॉन, और ये है आपका सिग्मा, सिग्मा की लाइन। अब आप देखोगे आगे, जब हम धीरे धीरे स्ट्रेस को बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे हम स्ट्रेस को, पहले स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मटेरियल अनलोडेड कंडीशन में है, अभी मटेरियल पे कोई लोड नहीं लगा है। अब मटेरियल पे धीरे धीरे हम लोड अप्लाई करते हैं, तो मटेरियल में धीरे धीरे जब लोड अप्लाई हमने किया, तो मटेरियल में धीरे धीरे जब से लोड आएगा, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस होता है अप्लाइड लोड अपॉन सरफेस एरिया, तो जैसे जैसे अप्लाइड लोड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू भी फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्दर इसमें इंक्रीज हो गया। अब फर्दर जब इंक्रीज हुआ स्ट्रेस, तो इसके साथ साथ एन इंक्रीमेंट ऑफ स्ट्रेन इज आल्सो डेवलप्ड इन मटेरियल। तो स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन भी ऑटोमेटिक, देखिए जो जैसे जैसे ये वाई एक्सिस से दूर होता जा रहा है, ये लाइन जो है वाई एक्सिस से दूर, मतलब कि स्ट्रेन भी इसमें डेवलप हो रहा है, स्ट्रेन भी प्रोड्यूस हो रहा है इसमें। अब जो है देख, जब फर्दर हम फोर्स अप्लाई धीरे धीरे करते हैं तो स्ट्रेन आता है इसमें, क्योंकि चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन लेंथ होता है तो स्ट्रेन आता है। पहले 1 पॉइंट पे था अनलोडेड कंडीशन, 2 पॉइंट पे बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल लाइन होती है। इसके मतलब होता है कि ये हुक्स लॉ फॉलो करता है। ये जो लाइन है 1 से लेकर 2 तक, यहाँ तक जो है मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करता है। तो हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो वेरिएशन होगा वो एक प्रोपोर्शन में होगा, और वो प्रोपोर्शन कांस्टेंट है। उसके बाद फर्दर जो है देखेंगे आप, 2 पे जो होता है वो होता है आपका यील्ड स्ट्रेंथ सिग्मा वाई, और यील्ड स्ट्रेंथ जहाँ पे आपकी यील्ड स्ट्रेंथ पे होता है, जो आपका वो होता है यील्ड स्ट्रेंथ होता है जहाँ पे प्रोपोर्शन लिमिट ख़त्म हो जाती है। तो प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ ख़त्म हो गई। यहाँ से देखोगे कि आप जो डेविएशन है इसका प्रोपोर्शन ख़त्म हो गया। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो है जो वैल्यू है ये चेंज तो हो रही है, लेकिन किसी प्रोपोर्शन में, किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं चेंज हो रही है। तो अब ये 2 से जाता है धीरे धीरे, लोड बढ़ते बढ़ते तो स्ट्रेस बढ़ता है, तो धीरे धीरे स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों बढ़ते हैं। तो ये जो पॉइंट 3 होता है, ये पॉइंट कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये उसके, ये मटेरियल का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मतलब मटेरियल अब इससे ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस नहीं कर सकता इस पॉइंट 3 को, और ये होता है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इस रीजन को जो है वो बोलते हैं इसको स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ये होता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। और ये जो आपका ये जो रीजन कहलाता है, ये तो आपका था इलास्टिक रीजन। ये जो था हमारा, ये था इलास्टिक रीजन, ये था इलास्टिक रीजन। और ये था आपका, ये है प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन में क्या होता है कि जो इलास्टिक रीजन में जब किसी भी मटेरियल में हम स्ट्रेस देते हैं तो स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन पार्शियल स्ट्रेन होगा। इलास्टिक रीजन में वो जो होता है परमानेंट स्ट्रेन नहीं होता है, पार्शियल स्ट्रेन होता है। मतलब चेंज इन लेंथ, या कह सकते हैं एक्सटेंशन इन लेंथ या कंस्ट्रक्शन इन लेंथ में भी partially in such a manner that when the load is applied the extension or construction is occurs, and when load is removed further extension and construction may demolished। मतलब ये जो है कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्शन
या एक्सटेंशन इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है, ख़त्म, फिर जीरो हो जाता है दोबारा से। ये इलास्टिक रीजन तक होता है। मतलब आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड इट गेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी मटेरियल पे अगर हम लोड अप्लाई करते हैं और लोड रिमूव करते हैं तो जितना भी उसमें स्ट्रेन था या चेंज हुआ था तो वो चेंज वापस से अपना शेप जो है रीगेन कर लेता है। तो वो होता है इलास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन में क्या होता है? प्लास्टिक रीजन में चेंज जो होता है वो चेंज होता है कुछ पार्शियल और कुछ परमानेंट। तो पार्शियल चेंजिंग, तो जब हम आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड इन द सिचुएशन ऑफ प्लास्टिक रीजन, या कह सकते हैं कि अप टू द प्लास्टिक रीजन या बियॉन्ड द इलास्टिक रीजन, द मटेरियल गॉट परमानेंट स्ट्रेन, और व्हेन removal of the load the material got some permanent strain and it cannot gain its original shape in plastic region। तो ये आपका हो गया प्लास्टिक रीजन। अब इसके बाद से होता है 3 से लेके आपका जो है 0.4 देख लेते हैं। 0.4 होता है जो हमारा, वहाँ पे क्या होता है, एक रीजन है, नहीं प्लास्टिक रीजन होता है। प्लास्टिक रीजन 3 से 4 के बीच का प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। 5 जो होता है यहाँ पे वो फ्रैक्चर पॉइंट है। मतलब कि अगर हम एक आपको फिगर बना के दिखाएं तो एक स्पेसिमेन जब हम खींच रहे थे तो स्पेसिमेन खींचते खींचते जो है बीच से ये कुछ इस टाइप का स्पेसिमेन होने लगता है और फिर यही स्पेसिमेन बीच से कुछ इस तरह से डिफॉर्म होने लगता है। अब फर्दर यही डिफॉर्मेशन आपका कुछ इस तरह से ख़त्म होती है। कप एंड कोन इसको बोलते हैं, कप एंड कोन टाइप ऑफ डक्टाइल फेलियर। इस टाइप की फेलियर इसमें होने लगती है। तो ये होता है ये फ्रैक्चर पॉइंट। ये जब कंडीशन आता है, जब हम लोड फर्दर बढ़ाते रहते हैं तो स्ट्रेस देखोगे अब घटता है। स्ट्रेस देखिए घट रहा है लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है। स्ट्रेस घटा लेकिन स्ट्रेन बढ़ा। तो स्ट्रेन बढ़ा मतलब ये जो पतला हो जाता है एक थ्रेड की तरह। तो यहाँ पे जो होता है स्ट्रेन ज़्यादा होता है, थोड़ा कम स्ट्रेस भी इंड्यूस कम होता है, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो होता है F/A। एरिया जब इसका डायामीटर कम होने लगता है तो स्ट्रेस इसमें कम होने लगता है, लेकिन लेंथ इसकी जल्दी बढ़ती है तो इसलिए स्ट्रेन ज़्यादा होता है। तो फर्दर ये आपका हो जाता है। फर्दर जिस लोड पे वो अलग अलग कप एंड कोन टाइप ऑफ डक्टाइल फेलियर में जब ये फेल कर जाता है तो इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। अब जो है आपका इस फिगर में बस अभी इतना ही है। इस फिगर में आगे हम देखेंगे। अब एक एक करके देखिए आप, जो मैंने समझाया है एक एक करके एक बार देख सकते हैं। इलास्टिक रीजन जो होता है, पहले बताया आपको इस फिगर में कि इलास्टिक रीजन 0.1 से 2 तक होता है। इसको अलग अलग समझते हैं। 1 से लेकर 2 तक तो इलास्टिक रीजन है। देखेंगे इन इलास्टिक रीजन द मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड द मटेरियल गॉट्स इट्स ओरिजिनल शेप या साइज आफ्टर द मटेरियल इज अनलोडेड लाइक अ रबर बैंड भी वही है इलास्टिक मटेरियल। द स्ट्रेस इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन इन दिस रीजन। अभी देखा था जो स्ट्रेस लाइन, जो स्ट्रेस वाली लाइन जा रही थी और स्ट्रेन वाली, वो जो लाइन एक कर्व जा रहा था, वो कर्व जो था बिल्कुल सीधा था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही थी। तब ये हुक्स लॉ को भी फॉलो करता था, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं।
अब जो है यहाँ पे जो होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ फॉलो करता है, तो हुक्स लॉ कहता भी है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या एप्सिलॉन, या स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। ई यहाँ पे है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस। यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपका था स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये था 0.1 से लेके 2 तक। पॉइंट अब 2 देखेंगे तो होता है यील्ड स्ट्रेंथ, जैसा कि पहले बताया अल्टीमेट स्ट्रेंथ ही होती है। यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ में यही अंतर है कि जहाँ पर जिस पॉइंट पे परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगता है वो होता है यील्ड स्ट्रेंथ। मतलब 2 पॉइंट पे, पॉइंट 2 पे पहुँचने पे जो होता है उस मटेरियल में डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाएगा, मतलब कि उसके अंदर की इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी हो जाती है वहाँ पे खत्म। तो यील्ड स्ट्रेंथ द पॉइंट विच परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स, इट इज अ प्रोसेस इफ इट इज पास द मटेरियल विल नो लॉन्गर रिटर्न टू ओरिजिनल लेंथ। तो ये तो मैंने बताया था कि जब हम इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर सकता। ये तो आपके इलास्टिक रीजन की बात हुई 0.1 to 2। अब हम देखते हैं, इलास्टिक रेंज का मीनिंग क्या है। इलास्टिक रेंज की मीनिंग क्या होगी ये देखते हैं। तो इलास्टिक रेंज क्या है। इलास्टिक रेंज मीन्स the strain or elongation over its unit length will behave linearly as y is equal to mx plus b, and thus क्या है ये आपका प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल ये है कि आपको अगर बताऊं मैं कि 2 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में जो स्ट्रेन होता है 0.01 और 4 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में स्ट्रेन होता है 0.02, तो आपसे पूछे जाए कि 6 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में होगा तो आप प्रेडिक्ट करके बता सकते हो कि स्ट्रेन होगा 0.03। तो ये जो है प्रेडिक्टेबल होता है। उसी तरह द मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप 0.1 वंस एन अप्लाइड लोड इज रिमूव। ये इलास्टिक रेंज का मतलब भी बताया भी था, पहले चर्चा हो चुकी इस पर। थर्ड वन है द स्ट्रेस विद इन द मटेरियल इज लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए प्लास्टिक बिहेवियर। मतलब यील्ड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ हो जाएगा जहाँ पे जो स्ट्रेंथ हमें चाहिए होगा इलास्टिक रीजन को ख़त्म करने के लिए, उस स्ट्रेन को हम उस समय स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, जहाँ प्लास्टिक बिहेवियर क्रिएट हो जाएगा। अब आप देखोगे प्लास्टिक रीजन 2 to 3। अब जब हम 2 to 3 देखेंगे तो 2 to 3 में आप देख रहे हैं प्लास्टिक रीजन में मैंने पहले ही बताया कि अगर हम लोड अप्लाई करते हैं किसी भी मटेरियल पे तो आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड it does not regain its original shape, या it cannot come its original size or original length। प्लास्टिक रीजन में है if the material is loaded beyond the yield distance, the material will not be return its original shape after unloading, it will have some permanent deformation। यहाँ पे सम परमानेंट डिफॉर्मेशन इसलिए है कि कुछ पार्शियल भी होता है और कुछ परमानेंट भी होता है उसमें। तो अगर हम इसमें एलोंगेशन हो गया किसी भी मटेरियल में, प्लास्टिक रीजन में आया मटेरियल यील्ड स्ट्रेंथ क्रॉस किया और उसमें जो हमारा मटेरियल में जो भी
डिफॉर्मेशन हुआ, वो मानो सपोज करिए आप कि ये कोई मटेरियल है, इसमें आपने यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर स्ट्रेस लगा दिया, सिग्मा वाई लगा दिया। तो इसमें मानिए ये पहले 5 mm था, आपने इसमें 3 mm और ये बढ़ गया होगा। तो जो ये अगर हम पी वाई यील्ड स्ट्रेंथ कह सकते हैं, यील्ड लोड अगर हम पी वाई हटाएँ, पी वाई अगर हटाएंगे, पी वाई हटा दें, तो ये 3 mm रीगेन करके हो सकता है 2 mm तक पहुंच जाए, लेकिन फुल्ली ये जो है रीगेन नहीं कर पाएगा। मीन्स वाट कि इसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग इज दैट, थर्ड थिंग्स आपका है कि if the material is unloaded at point 3, the curve will produce from point 3 to point 4. The slope will be as the slope between point 1 to, तो जो स्लोप था वो स्लोप 1 to 2 की तरह होगा, लेकिन जो है उसमें अब कर्व प्रोड्यूस होगा। कर्व जो प्रोसीड होगा वो 3 to 4 तक होगा। The distance between point 1 and 4 indicate the amount of permanent deformation. जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हमको पता लगाना होगा, वो कैसे पता लगाएंगे? तो डिस्टेंस ये होगा 1 से लेकर 4 तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन का अमाउंट होगा। मतलब यहाँ से 1 to 4 जो है ये हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन का अमाउंट है। अब हम आगे आते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग इफ द मटेरियल इज लोडेड अगेंस्ट पॉइंट 4 पे जब मटेरियल को हमने फिर से और पॉइंट 4 के बराबर मटेरियल में लोड अप्लाई किया, तो कर्व विल फॉलो बैक टू पॉइंट 3 विद द सेम इलास्टिक मॉडुलस। मतलब स्लोप इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है? इलास्टिक मॉडुलस आपने देखा होगा कि जो हुक्स लॉ बोलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या स्ट्रेस इज इक्वल टू ई बाई एप्सिलॉन, या बोल सकते हो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। मतलब ये है आपका, ये स्लोप है, ये स्लोप है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो जब देखोगे तो जो आपका स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होगा, या ई कह सकते हो, ये फॉलो करेगा पॉइंट 3। अब देखोगे द मटेरियल नाउ हैज़ ए हायर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ पॉइंट 4, रेजिंग द यील्ड स्ट्रेंथ बाय परमानेंटली स्ट्रेचिंग द मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। यील्ड स्ट्रेंथ के बाद भी अगर हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा उस मटेरियल में, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग। अब स्ट्रेन हार्डनिंग का रीज़न यही हुआ कि यील्ड स्ट्रेंथ के बाद के स्ट्रेस के वजह से जो स्ट्रेन आता है उसको स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। जैसा कि आप फिगर में देखो, यील्ड स्ट्रेंथ के बाद जो भी स्ट्रेस हमें डेवलप हुआ उसमें जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ उसको बोलोगे स्ट्रेन हार्डनिंग। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट 3 के बारे में थोड़ा बात कर लें, या द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑन द डायग्राम इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ TS और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब कि होता है ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या UTS क्या होता है? किसी भी मटेरियल पे जो है, किसी भी मटेरियल का लार्जेस्ट स्ट्रेस का वैल्यू होता है, उसके बाद से अगर हम स्ट्रेस फर्दर इंक्रीज करते हैं
तो उसका डायमीटर या फिर कह सकते हैं स्पेसमेन का सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो उसी वजह से स्ट्रेन ज़्यादा होने लगता है और स्ट्रेस फर्दर वहीं से कम होने लगता है। मतलब उसके बाद स्ट्रेस उस पर नहीं इंड्यूस करवा सकते हैं उस मटेरियल पर। इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस विद द मटेरियल कैन सपोर्ट विदाउट ब्रेकिंग। ब्रेकिंग से पहले जो है मटेरियल जो स्ट्रेस इंड्यूस कर सकता है उसे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। फ्रैक्चर पॉइंट के बारे में बात करें तो फ्रैक्चर पॉइंट है अगर जब हम और स्ट्रेच करते हैं खींचते हैं P.3 के पास, तो स्ट्रेस अब डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया स्ट्रेस इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि उसके बाद नेकिंग वाला ऑप्शन आता है कि उसके फर्दर डायामीटर कम होने लगता है, जिसकी वजह सरफेस एरिया कम होता है, और जब एरिया कम हो जाने लगता है तो स्ट्रेस भी कम होने लगता है। तो इस वजह से इंड्यूस कम कर पाता है, इस वजह से स्ट्रेन बढ़ने लगता है। Material is stressed beyond point 3, the stress decrease as necking and non-uniform deformation occurs.